वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नाम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर में स्टडी की जाती है और हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक। अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुख्यतः कार्बन से बने यौगिकों का या कार्बनिक रसायन है। तो खुद कोई पूछता है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुख्यतः कार्बन से बने यौगिक, इट मींस कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compound। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दिमाग में टर्म आ रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से बने हो, वे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से बने हो। Those compound which is mainly made up of carbon। हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन मुख्यतः किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। मुख्यतः कार्बन से बने यौगिक, मुख्यतः कार्बन से बने यौगिक, those compound which is mainly made up of कार्बन are called organic compound। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compound। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो ऐसे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से बने होते हैं, दोज कंपाउंड विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अच्छा, कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में बांटेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो जैसे तुम्हारा मेथेन हो गया CH4, जैसे C2H4 हो गया, C6H6 हो गया। अभी और एग्जांपल लेंगे। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक को। अच्छा, इससे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन पहले बाद में। सबसे पहले कार्बन क्या है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई कंपाउंड है, नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई कंपाउंड है वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज की वजह से हमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ही ब्रांच बनाना पड़ा है। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी रिएक्शन करके चेन फॉर्मेशन बनाते हैं और इस तरह से वो अनेक कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक को बनाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच रखना पड़ा और इनऑर्गेनिक का अलग ब्रांच रखना पड़ा। जहां पे हम इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड बनता है उसको इनऑर्गेनिक में पढ़ लेते हैं, और कार्बन वाला जो मेनली बनता है उसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ लेते हैं। कार्बन क्या होता है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 6 होता है, सिंपल C से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक वेट इसका 12 होता है। हालांकि इसका आइसोटॉप्स भी हैं, है ना, समस्थानिक भी हैं, C6H12 हो गया, और या फिर अगर आइसोटॉप्स की बात करूंगा तो C6 और 14, दो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे दो परमाणु, ऐसे दो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग हो, एक का 12 है एक का 14 है, लेकिन मुख्यतः पाया जाने वाला है वो6C12 है, कार्बन 12 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 16, परमाणु क्रमांक 6 हो गया, परमाणु भार कितना हो गया 12, एटॉमिक वेट 12 हो गया। उसके बाद ये चैन फॉर्मेशन इसके अंदर भी टेंडेंसी होती है। इसके अंदर 3 मेन टेंडेंसी होती है। सबसे पहला श्रृंखलन गुण होता है, हमारा टॉपिक है श्रृंखलन, चैन फॉर्मेशन। क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को बांटना, पहले ऑर्बिटल में, पहले तुम्हारा सेल में 2 रहता है, फिर 8, फिर 18, फिर 32, तो 2 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, तो 2 और 4। ठीक है, मींस बाहर में रहने चाहिए 8, बाहर में रहने चाहिए 8। ठीक है कि नहीं है, तो कितने की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके पास चारों तरफ से
चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो एक तरफ से ये वाला कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर दूसरा वाला कार्बन इस तरह से एक लंबी सी चेन बनाएगा। अभी हम बॉन्ड पढ़ेंगे कि कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, उसमें हम देखेंगे कि संतुलन का कौन सा गुण होता है, कैसे बनता है ये चेन, कैसे बनता है। सेकंड इसके अंदर प्रॉपर्टी जो टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी चतुष्क संयोजकता बोलते हैं। देखो कार्बन के पास 4 से वैलेंसी है, एक इधर से जुड़ सकता है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की क्षमता रखता है। जितने इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की क्षमता रखते हैं उसे बोलते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी, है ना। या फिर जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं उसकी उतनी वैलेंसी है। जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी रखता है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है, सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। अभी हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी, ठीक है। और मेजर ये 2 प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा जरा देखते हैं हम कि क्या और चीजें हैं, किस प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे बॉन्ड्स देखे जाते हैं जनरली, तो बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में बनने वाले बंध, आबंध। बॉन्ड मतलब बंध, बॉन्ड होते हैं कि जिससे आपस में 2 एटम्स बंधे होते हैं। 3 प्रकार के बॉन्ड्स को बनाता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बॉन्ड्स बनाता है। सबसे पहला वाला हमारा बॉन्ड होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या सबसे पहले आप समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध बोलते हैं, सह संयोजक बंध। देखो क्या होता है सह संयोजक बंध, मैं बताता हूं। अब क्या होता है, एटम्स के बाहर में चीजों की कमी होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना। या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। तो ये आपस में बैलेंस कैसे करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन का? तो 2 तरीके हैं बैलेंस करने के, या तो किसी से वो ले लेगा, या तो किसी से ले लेगा इस तरह से, या तो आपस में शेयरिंग कर देंगे। जैसे माना कि मेरे पास 99 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 100 पूरे करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो सामने वाला कोई रहेगा जिसके पास एक फालतू होगा, मैं उससे एक ले लूंगा, ऐसे होगा। तो एलिमेंट के साथ भी ऐसे ही होता है। जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो 2 तरह से एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या, मैं ये बताता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने, उसमें लेना देना नहीं होगा, दोनों आपस में शेयर करेंगे, एक वो देगा तो एक वो भी देगा, ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग से, शेयरिंग से बने, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने, वह बंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने, वह बंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने। द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग के अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एकल, द्वि और त्रिसहसंयोजक बंध। एकल जिसके बोलते हैं सिंगल, द्वि और त्रिसहसंयोजक बंध। देखो नाम बता रहे, एकल, द्वि, त्रि, सिंगल, डबल और ट्रिपल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्वि और त्रिसहसंयोजक बंध। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे CH4 है, कार्बन C6 होता है, बाहर में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके पास 4 की कमी है, इसके पास ये एक फालतू है, मतलब या तो नहीं रहे, या तो 2 रहे, या 8 रहे, 18 रहे, या फिर 32 रहे। कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को डिनोट कर दिया इस तरह से। आउटर इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। इस हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना 1 हाइड्रोजन को दे दिया, इसने भी 1 हाइड्रोजन को दे दिया, इसने भी 1 हाइड्रोजन को दे दिया। अब हाइड्रोजन के पास में 2 पूरे हो गए, सारे हाइड्रोजन के पास में 2 पूरे हो गए। बाहर में या तो 2 होने चाहिए, या तो 8, या तो 18, या फिर 32। तो सारे हाइड्रोजन के पास में 2 हो गए। अब कार्बन को भी अपने 8 पूरे करने हैं, कार्बन को भी अपने 8 पूरे करने हैं, तो ये इनसे सबसे 1 ले लेगा।
एक एक ले लेगा। तो देखो बच्चों, कार्बन ने अपना एक दिया है, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, और एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो वाला बॉन्ड बनता है उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको सिंपल से एक लाइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी कार्बन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने एक दिया है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कार्बन से अलग हम एक समझते हैं, बाद में हम कार्बन को लेके चलेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना। ऑक्सीजन के बाहर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब हम तो 2 और 6 ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ऑक्सीजन के लिख दो 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6। दोनों ऑक्सीजन के पास 6 है, इसका मतलब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई तू भी ले 2 मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये बोलेगा चल तू भी ले ले 2 मेरा वाला इलेक्ट्रॉन। आपस में हम साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और हमारे दोनों की 8 हो गए। अब इसके भी पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8 पूरे हो गए। इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। कितने की शेयरिंग हुई है बच्चों? 2 की शेयरिंग हुई है। तो 2 की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, द्विसहसंयोजक बंध बोलते हैं। डबल लाइन से दिखाते हैं। थर्ड है तुम्हारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। कैसे? जैसे फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ N2। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 की कमी है। होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, 3 की कमी है। तो देखो हम नाइट्रोजन का आउटर सेल में बनाते हैं नाइट्रोजन के बाहर में 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे वाले नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, इसके पास भी 3 की कमी है, बोलेगा भाई 3 तू दे, और ये भी बोलेगा 3 तू दे। इस तरह से इन्होंने 3 की शेयरिंग की है, और 3 के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्यतः मेनली जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो ये 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। हमने अभी पढ़ा क्या है, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, कार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो वे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से बने, हालांकि और भी चीज होता है, लेकिन मेनली दोज कंपाउंड व्हिच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मेथिन हो गया, जैसे एथिलीन हो गया तुम्हारा। फिर आता है हमारा क्या है, कार्बन। कार्बन होता क्या है? तो कार्बन C6H12 होता है। कार्बन का फॉर्मूला C6C12 होता है। कार्बन का जो फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 हो गया और एटॉमिक वेट 12 हो गया। लेकिन इसका जो है ना आइसोटॉप्स मतलब इसका समस्थानिक होता है। समस्थानिक मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे, लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंस रहे। तो एक और होता है 6C14 होता है, 6C14 होता है। अब कार्बन के अंदर में 2 मुख्य गुण हैं। एक कार्बन के अंदर में श्रृंखलन गुण है, कार्बन श्रृंखला बनाने की टेंडेंसी रखता है, बहुत लंबी सी चेन बना सकता है। दूसरा, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड चारों तरफ से वो रिएक्शन कर सकता है। टेट्रावैलेंसी ये मुख्य गुण है कार्बन के। फिर कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड्स को बनाता है? तो कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो तुम्हें सहसंयोजक बंध पता होना चाहिए कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध एक ऐसा बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बने। The bond which is made by the sharing of electrons is called covalent bond. Covalent जनरली 3 प्रकार का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। जो एकल वाला रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, डबल वाला 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ट्रिपल वाला 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है मैथिन का, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में हुई है, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के। एक एग्जांपल लेते हैं हम C2H6।
C2H6 का देखो कार्बन का, अभी मैं बता था चेन फॉर्मेशन क्या होता है, मैं जरा बता दूं चेन कैसे फॉर्मेशन होता है, इसी टॉपिक में बता दूंगा। देखो कार्बन का 6 होगा तो 2 और 4, और हाइड्रोजन का 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही हो जाएगा। अब कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, दूसरे वाले कार्बन के बाहर में भी 4 है, 1 2 3 4। इस कट का मतलब बस ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ही दिखा रहे हैं, थोड़ा सेपरेट करने के लिए मैंने कट सा दिखा दिए और जिसमें पॉइंट दिखाया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन देखो एक, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपने 2 पूरे करने हैं, तो इसके साथ क्या बना देगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन ने, सारे हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया है, अभी शेयरिंग नहीं बोलेंगे अभी, तो लिया है, और इन्होंने क्या बना लिया, अभी बॉन्ड नहीं बनाए। हाइड्रोजन के बाहर में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के 8 करने होते हैं, कार्बन के 8 पूरे करने होते हैं, कार्बन के बॉन्ड 8 पूरे करने होते हैं। तो देखो ध्यान देना, इस कार्बन को 8 पूरे करने, 4 इसके पास ऑलरेडी है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है। चलो एक एक इससे शेयरिंग कर लेगा, 5 6 7, और एक इस कार्बन से बना लेगा, शेयर कर लेगा। तो इस कार्बन के कितने हो गए, 8 हो गए पूरे के पूरे, इस कार्बन के 8 हो गए। अब देखो इसके भी फॉर्मेशन, इसके भी 8 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक इससे शेयरिंग कर लेगा, इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए, इस तरह से। अब देखो मेरी बात सुनो, चैन कैसे फॉर्मेशन होता है। इस कार्बन ने एक की शेयरिंग कर दी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में चैन बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से आगे भी चैन बन सकता है कि नहीं बन सकता शेयरिंग करके। तो कार्बन के पास एक टेंडेंसी होती है कि कार्बन एक लंबी सी चैन इसी तरह से बना है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया C2H6 का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम C2H4 का। C2H4 का देखो कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले कार्बन के बाहर में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 कर दो, तो हाइड्रोजन का 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सॉरी एक ये रहा और ये रहा। हाइड्रोजन को अपने 2 पूरे करने हैं, हाइड्रोजन ने 2 पूरे कर लिया। हाइड्रोजन के अपने 2 पूरे करने हैं, हाइड्रोजन ने 2 पूरे कर लिए। अब कार्बन को 8 पूरे करने हैं। जरा देखो शेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन के पास ऑलरेडी है, और एक किससे लेगा, 5 6, लेकिन 2 की अभी भी कमी है, 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इससे शेयर कर लेगा। सेम यही कंडीशन 1 2 3 4 5 6, और 2 की कमी है, 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इससे शेयर कर लेगा। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों कार्बन के बीच में जरा ध्यान देना, इन दोनों कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल वाले का, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है C2H2। C2H2 कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, 1 2 3 और फाइनली ये 4, ठीक है। दूसरे कार्बन के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 2 पूरे करने, इस हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर लिए और इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपने 2 पूरे कर लिए। अब कार्बन को अपने 8 पूरे कराने हैं, तो 1 2 3 4 5, 3 की फिर भी कमी रह गई, 3 इससे इसने ले लिया, 3 इससे ले लिया, और सेम वही कंडीशन होगा 1 2 3 4 5, 3 की अभी भी कमी है, 3 इससे ले लिया। इन्होंने क्या क्या सिंपल सी बात आपस में शेयरिंग कर ली कि भाई तू भी ले और मैं भी लेता हूं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन की जो 3-3 की शेयरिंग हुई, इसलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। 1-1 की शेयरिंग हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 1-1 की शेयरिंग हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जनरली रखते हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जाता है, देखेंगे कंडीशन एक्सेप्शनल है।
जनरली जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन की क्या विशेषता होती है, तो कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगला हमारा कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स कार्बन के अपर रूप। अपर रूप तो कार्बन के तीन मुख्यतः अपर रूप है, कार्बन के तीन मुख्यतः अपर रूप है, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो गया ग्रेफाइड, जनरली पेंसिल की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइड की बनी होती है, ग्रेफाइड हो गया, ठीक है। अपर रूप, पहले तुम्हें ये पता है एलोट्रॉप्स होते क्या है, अपर रूप होते क्या है, जब कोई एक कंपाउंड नेचर में एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसको उसका एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन नेचर के अंदर में तीन फॉर्म में पाया जाता है, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, एक हीरा जो होता है, हीरा भी डायमंड जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन का अपर रूप है, और थर्ड वाला हमारा है फुलेरिन, फुलेरिन है, ये भी कार्बन का अपर रूप है। तीन कार्बन के अपर रूप होते हैं जनरली, ठीक है। ग्रेफाइट तुमने जनरली देखा होगा कि पेंसिल की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट है एक अधातु, नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल के अंदर में टेंडेंसी होती है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये नॉन मेटल है फिर भी ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शंस है, ठीक है कि नहीं है। क्यों होता है, तो ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर का काम करता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ब्लैक रंग का होता है ना, और चिकना सा पदार्थ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में ये प्रॉपर्टी जनरली थी, ठीक है, ब्राउन कलर बोल सकते हो। फिर आगे हमारा है हीरा, हीरा क्या होता है बच्चों, ग्रे कलर, ग्रेफाइट से ग्रे कलर मान लो। हीरा डायमंड, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक जो होता है एन जिससे डिनोट कर रहे थे, इसका ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो लाइट इसके अंदर घुस जाती है ना वो बाहर नहीं निकल पाती, बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है और वो चमकता रहता है ना, तो रंगहीन होता है ये। और सबसे कठोर धातु अगर बोलेंगे धातु जो है वो हीरा है, सबसे कठोर धातु, लोहे वगैरह को काटने के लिए भी यूज किया जाता है इसको, है ना, तो हीरा सबसे कठोर धातु। अच्छा, हीरा की कुछ और विशेषताएं, जैसे हीरा, गुजरात में हीरे की कटिंग का सबसे बड़ा कारखाना है। मतलब हीरा महंगा क्यों, जनरली महंगा इसीलिए हीरा कि जब हीरा की कटिंग होती है ना, हीरे की कटिंग होती है तो वेस्टेज बहुत निकलता है ना। और जैसे सोना है, सोने में वेस्टेज निकल गया, फिर उसको दोबारा पिघला के दोबारा कुछ ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, लेकिन हीरे के साथ में ऐसा नहीं है। हीरे में जो कटिंग हो गया वो हो गया, वो दोबारा उसे पिघला के बना नहीं सकते हैं, जो कट गया वो कट गया। तो हीरे की कटिंग में वेस्टेज ज्यादा होती है, इसीलिए हीरा महंगा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो उधर गुजरात की तरफ के जो वो होते हैं कारीगर होते हैं, कटिंग करते हो कुछ इस प्रकार से कटिंग करते हैं कि 10% वेस्टेज हो, उस वेस्टेज को भी अंगूठी के चारों ओर, जैसे अंगूठी है ये, इसके चारों ओर ऐसे चिपका देते हैं, यहाँ छोटे छोटे हीरे चिपका देते हैं, ठीक है। तो वो वेस्टेज को भी यूज कर देते हैं, इसीलिए मुख्यतः हीरे का जो कटिंग सटिंग कराने के लिए लोग भेजते हैं, सूरत में भेजते हैं, क्योंकि परफेक्ट कारीगर होते हैं वहां पे, ठीक है। तो हीरा कैसे होता है, चमकदार होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, ठीक है। और कार्बन का एक सबसे ठोस अपर रूप है, सबसे ठोस होता है, सबसे ठोस धातु भी बोल सकते हो तुम। आगे आते हैं फुलेरिन, ये फुटबॉल वॉलीबॉल के आकार का होता है, वॉलीबॉल का आकार का होता है C60, और सबसे इंपोर्टेंट जो होता है बकमिस्टर फुलेरिन होता है, बकमिस्टर फुलेरिन होता है, बस नाम याद करने। ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये चमकदार होता है, ये ग्रे कलर का होता है, ये सुचालक होता है, ये कुचालक होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर होता है, ठीक है कि नहीं है। ये पूरा का पूरा एलोट्रॉप्स के बारे में था कि 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा कि हमने 3 और स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, C2H6 तुम्हारे एथेन का, C2H6 एथेन का, फिर C2H4 एथिलीन का, और तुम्हारा C3H6 एसिटिलीन का। ये 3 स्ट्रक्चर है, जैसे एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन होता है इसका नाम। पढ़ोगे या नाम कैसे लिए, अब तो मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आप ही नॉमेनक्लेचर करना, नाम लिखना सीख जाओगे कि इसका नाम होगा कैसे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स था और हाइड्रोजन के बाहर में 1-1 था। हाइड्रोजन ने 2-2 पूरे किए, एक शेयरिंग करके, और यहाँ पे कार्बन ने भी 1 शेयरिंग करके पूरे कर लिए, तो 1-1 की शेयरिंग में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे कार्बन के बीच में 2-2 की शेयरिंग है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में 1 की शेयरिंग और 1 की शेयरिंग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है, और यहाँ पे 1-1 की शेयरिंग हुई, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 3 मुख्य अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन, ठीक है। फुलेरिन में सबसे इंपोर्टेंट वाला जो बकमिस्टर फुलेरिन है, बकमिस्टर फुलेरिन है, C60 फार्मूला होता है,
ग्रेफाइट और हीरो को याद रखना होगा, ग्रे कलर का होता है, ये चमकीला मतलब रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और ये बहुत ज्यादा चमकता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है कि नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरली इलेक्ट्रोड बनाने में तुमने देखा होगा कि बैटरी के बीच में जो काली सी छड़ होती है वो ग्रेफाइट की होती है, तो इलेक्ट्रोड बनाने में, किसी सेल के इलेक्ट्रोड को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेफाइट, इसलिए यूजफुल है, ठीक है। जनरली पेंसिल की नोक हटा के जरा बिजली वाले पलक में डाल के देखना तो करंट मारेगा, हाथ लगा के देखना, ठीक है। फिर आगे हमारा आता है, तो ये हमारा टॉपिक था ओवरऑल, बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया और एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया। अभी कार्बन टॉपिक खत्म है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों कितने भागों में बांटा गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है कार्बनिक यौगिकों जनरली, ठीक है। मैंने बोला था चैन फॉर्मेशन, तो ये दो प्रकार के चैन बनाते हैं, दो टाइप्स के चैन को बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। एक खुली श्रृंखला यौगिक, ओपन चैन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक ओपन चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड नाम बता रहे हैं कि कार्बन की कैसी श्रृंखला होगी, खुली श्रृंखला होगी। दूसरा है बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज चैन कंपाउंड, क्लोज चैन कंपाउंड। खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक, जरा नाम बता रहे, डिफरेंस बता रहे कि कार्बन की इसमें खुली चैन होगी, कार्बन की खुली चैन होगी, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो कार्बन की इसमें खुली चैन होगी, ओपन चैन होगी, कहीं से क्लोज नहीं होगी। लेकिन बंद श्रृंखला में कार्बन का एक बंद क्लोज चैन मिलेगा हमको, इस तरह से कार्बन का एक क्लोज चैन मिलेगा, ठीक है। देखेंगे अभी कि कौन सा क्या है, ठीक है। खुली श्रृंखला यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। जो खुली श्रृंखला यौगिक है इसके अंदर में एक आता है हाइड्रोकार्बन, एक आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। 10th के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है का हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नाम बता रहा हाइड्रोकार्बन, जरा डिफाइन करता हूं हाइड्रोकार्बन क्या, हालांकि फिर दोबारा भी लेंगे। हाइड्रो और कार्बन मींस ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन से बने होते हैं और कार्बन से बने होते हैं, दोज कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या मैं बताता हूं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड से उसे संतुष्टि है, उससे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और अनसैचुरेटेड मतलब वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए डबल बॉन्ड बनाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसे संतुष्टि नहीं होगी, तो इसीलिए असंतृप्त। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड। देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोकार्बन संतृप्त के अंदर में एक आता है तुम्हारा एल्केन, संतृप्त के अंदर में एक आता है हमारा एल्केन, और असंतृप्त के अंदर में अनसैचुरेटेड के अंदर में दो आता है, एक आता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से, ठीक है। अभी आते हैं बंद श्रृंखला यौगिक कितने भागों में बांटा गया। दोबारा बताता हूँ, कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, खुली श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, ओपन चैन कंपाउंड, क्लोज चैन कंपाउंड। नाम बता रहे ओपन चैन, कार्बन की ओपन चैन होगी, खुली श्रृंखला होगी, यहाँ पे क्लोज चैन है तो कार्बन की बंद चैन होगी। खुली श्रृंखला यौगिक में कहा था मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड में एल्कीन आता है और असंतृप्त में अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक है तुम्हारा बंद श्रृंखला यौगिक। तो बंद श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, बंद श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा है एरोमेटिक, एलिफैटिक हो गया एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक वर्ड एरोमा से आया है, एरोमा मतलब क्या होता है, उसमें कुछ स्मेल, एरोमा का मतलब होता है ऑर्डर, कुछ स्मेल होगा, तो इसके अंदर में स्मेल होती है। तो एरोमेटिक के अंदर में मेरी बात सुनो, एरोमेटिक के अंदर में कैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कुछ इस प्रकार के कंपाउंड डबल बॉन्ड वाले पाए जाएंगे, बेंजीन रिंग जिनमें प्रेजेंट होता है, उसको एरोमेटिक हम बोलते हैं।
अच्छा, एलिफैटिक के अंदर में दो प्रकार का होता है, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय, होमो एलिफैटिक और हेटेरो एलिफैटिक बोल सकते हैं। विषम चक्रीय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन की सिंपल सी चेन होगी, कार्बन की इस तरह से चेन होगी, क्लोज चेन ही होगी, लेकिन कार्बन केवल कार्बन वाला चेन होगा। और यहाँ पे कार्बन के अलावा विषम चक्रीय में कार्बन तो होगा, इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है। विषम चक्रीय में तो कार्बन को छोड़कर कोई और भी चीज पाया जाएगा। तो हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है तुम्हारा। ये एलिफैटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक इसको बोलते हैं एलिफैटिक, इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक मैं दोबारा बताता हूँ, बंद श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में जनरली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला बेंजीन रिंग पाया जाएगा, चक्रीय यौगिक बोलते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर में समचक्रीय, विषम चक्रीय, हेटेरो एलिसाइक्लिक और होमो हेटेरो एलिसाइक्लिक होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन का खाली चक्र पाया जाएगा, साइकिल पाया जाएगा, रिंग पाया जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन के भी रिंग पाए जाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन था तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने भागों में बांटा गया। दोबारा बताता हूँ, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है, क्लोज मतलब ओपन और क्लोज। ओपन को, ओपन में सिंगल आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्कीन्स, इसमें एल्कीन और एल्काइन। बंद वाले में दो होते हैं, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर में समचक्रीय, विषम चक्रीय, एरोमेटिक जनरली वही बेंजीन रिंग इसमें होगा, फिर इसके डेरिवेटिव्स, इसके भी डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके अंदर में कुछ कुछ चीज जुड़ेगा तो नई चीजें बनेंगी, यहाँ पे भी वही होगा, कुछ कुछ चीजें जुड़ेंगी तो नई चीजें बनेंगी, वो बात का दूसरा टॉपिक है। अभी हमारे इतने पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अब इनके बीच में क्या क्या चीज होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि खुली श्रृंखला यौगिक क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।